प्यारे बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। हिंदी की व्याकरण में हमें पता है कि एक सर्वनाम टॉपिक है जो हम संज्ञा के बाद पढ़ते हैं। तो हमने संज्ञा के बारे में जान लिया है, तो अब संज्ञा के आगे हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सर्वनाम है। सबसे पहले देखिए सर्वनाम है, और सर्वनाम का सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग क्या है। सर्वनाम का मीनिंग क्या है? तो सर्वनाम जो है वो सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है सब या सबके नाम। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सब संज्ञाओं नामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसकी परिभाषा क्या होगी? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तू, वह, आप आदि। इसकी परिभाषा हमने जान ली है। उसके बाद हमें आवश्यकता क्यों पड़ी है इसकी, सर्वनाम की, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वनामों का प्रयोग सुंदरता, सरलता, संक्षिप्तता के लिए किया जाता है। सर्वनाम के अभाव में वाक्य में बार बार संज्ञाओं या नामों के प्रयोग से भाषा अटपटी लगती है। जैसे विनय ने विनय की माता जी से कहा कि विनय पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य इस प्रकार भी बन सकता है, विनय ने अपनी माताजी से कहा कि वह पिताजी के साथ आगरा नहीं जा सकेगा। सर्वनाम सभी संज्ञाओं के नाम हैं। यहाँ पर आपने देखा ये अपनी शब्द है, ये अपनी है जो ये भी सर्वनाम है, और वह शब्द है जो वो भी सर्वनाम है, और ये सब हैं जो विनय के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। अर्थात सभी के नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी संज्ञाओं के नाम हैं। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक भाषा में इनकी संख्या सीमित होती है। इनकी भाषा में जो हिंदी भाषा है हमारी, उसमें इनकी संख्या है जो वो 12 मानी जाती है। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सारे के सारे 12 सर्वनाम है जो वो हिंदी भाषा में माने जाते हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ये हमने जान लिया है। इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इनमें विकार या परिवर्तन होता है। मतलब विकार होता है बदलाव। जैसे हमने, हमको, हमसे, और मैंने, मुझको, मुझसे, इसे भी संज्ञा की तरह एक वचन, बहुवचन में प्रयुक्त कर सकते हैं। विशेषण के आधार पर सर्वनाम का रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे मेरा परिवार, तुम्हारा घर, उसकी कलम, मेरी किताब, तुम्हारा कक्षा, मेरा स्कूल। संज्ञा की तरह सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ये यहाँ पर एक अच्छी बात ये हमें पता चल गई कि यहाँ पर जो संज्ञा की तरह ही सर्वनाम के साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने बोला राम किसी का नाम है मान लीजिए, तो हम राम उसका नाम लेंगे, उसके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक हमने जान लिया इसके बारे में। आगे हम इसके भेद के बारे में जानते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। कुछ बच्चे व्यक्तिवाचक सर्वनाम भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक सर्वनाम यहाँ पर नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो हम संज्ञा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ना इसके इंग्लिश में भी इनका नाम दिए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक इंडिफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक इंडेरोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इनके नाम है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों दिए गए ताकि आपको समझने में आसानी रहे, क्योंकि इंग्लिश में भी हम ये सब पढ़ते हैं और हिंदी में भी हम पढ़ते हैं। तो आज ये पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं। इसका क्या अर्थ है, ये कहाँ पर प्रयोग होता है। किसी भी वार्ता के प्रसंग में 3 प्रकार के प्रमुख व्यक्ति आते हैं। वार्ता होती है बात। जब हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के पुरुष या 3 प्रकार के जो पर्सन हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला होगा वक्ता, कोई बोलेगा
बोलने वाला हो गया। अरे वो बोल रहा है तो कोई सुनेगा भी उसकी बात, तो वो हो गया सुनने वाला, श्रोता। अब वो दोनों बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो किसी के बारे में ही तो बात करेंगे। वो वही वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, तो ये अन्य तीसरा जिसके बारे में कहा जाता है। तो ये तीसरा हमारा होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होंगे, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में कहा जाता है वो। आगे हम इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। कहने वाले, लिखने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ये पुरुष का बोध करवाएंगे, पुरुष के बारे में बताएंगे, इसलिए इसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। सामान्यतः पुरुषवाचक सर्वनाम है जो नर या नारी के लिए प्रयुक्त होने के कारण ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस संदूक को उठाकर देखो, यह कितना भारी है। आगे देखिए, ये हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया है। अब हम इसके तीन भेद होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तीन भेद कौन कौन से होते हैं जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े थे, ये तीनों यहाँ पर हमने परिभाषा के माध्यम से समझाए हुए हैं। सबसे पहले है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। वक्ता, बोलने वाला, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला या लिखने वाला या अपने में से संबंध रखने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो सारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे आदि। ये सारे फर्स्ट पर्सन होंगे। इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं आई, माई, मी, तो ये हिंदी में हमारे इतने सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे उत्तम पुरुषवाचक। दूसरा है हमारा मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड पर्सन। वक्ता अथवा लेखक सुनने अथवा पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपने, आपको, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें आदि। ये सारे सेकंड पर्सन होंगे। और आगे तीसरा भाग है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में थर्ड पर्सन। हम पढ़ते हैं जब व्याकरण में थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यही वो है थर्ड पर्सन। वक्ता या लेखक अपने आप सुनने पढ़ने वालों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जिन नामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वे, वह, उसे, उनका, उन्हें आदि। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से हम तीनों जो सर्वनाम है उनका प्रयोग कर सकते हैं। मैं तुम्हें शाम के बारे में बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन, तुम्हें सेकंड पर्सन और शाम यहाँ पर थर्ड पर्सन है क्योंकि वो आपके पास नहीं है, वो आपको थर्ड पर्सन है। तो आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए बच्चे, हिंदी में आप का प्रयोग निजवाचक के रूप में अथवा आदरार्थक मध्यम पुरुष के लिए किया जाता है। जैसे आइए आप भोजन कीजिए। ये कुछ मेन पॉइंट है जिनको हम समझ लें ताकि हमें आगे कोई गलती ना हो जाए हमसे। आदरार्थक मतलब होता है आदर के रूप में। हम किसी को आदर जब देते हैं, सम्मान देते हैं, तो हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था आप सेकंड पर्सन के रूप में, लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ा है जो आप शब्द है वो हमने आदर के रूप में मध्यम पुरुष के लिए किया है। तो आप शब्द है जो वो हम किसी को आदर सम्मान देने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अटल जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर 1925 को हुआ। यह आपका विशिष्ट प्रयोग है। मतलब यहाँ पर आप शब्द है जो हमने जो हमारे अटल जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके आदर सम्मान के लिए हमने यहाँ पर आपका शब्द प्रयोग किया है। आगे देखिए, तू सर्वनाम का प्रयोग है जो तू, हम बहुत सारा बोलते हैं ना, तू ऐसा कर रहा है, तू वैसा कर रहा है। तो तू सर्वनाम का प्रयोग है जो समीपता, आत्मीयता, प्यार, दुलार प्रकट करने हेतु करते हैं। कभी कभी निरादर अथवा हीनता दिखाने के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो हमारे बिल्कुल क्लोज होगा, हमारे समीप होगा, जिससे अपनापन का भाव होगा, हम उसको तू शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हम इस तू का किसी का अनादर करने के लिए, अपमान करने के लिए भी प्रयोग करते हैं।
तो हे प्रभु तेरी कृपा कब होगी। अरे नालायक तू कहाँ था। यहाँ पर देखिए इसकी जो निरादर है इसका प्रयोग किया गया है, तू अब तक कहाँ था नालायक। माँ तू क्या कर रही है। अब माँ है, लेकिन हम माँ के लिए आप शब्द का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन माँ के साथ आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, इसलिए हम यहाँ पर तू शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो पहला भाग था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके हमने तीनों भेद कर लिए, उनमें क्या अंतर है वो भी हमने देख लिया। आपका प्रयोग हम कब करेंगे ये भी देख लिया हमने, और तू का प्रयोग हम किस किस उसमें कर सकते हैं। तो आगे हम इसके बाकी भेद है जो अगली वीडियो में करेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। आशा करती हूँ वीडियो आपको समझ में आएगी और सर्वनाम का जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो तब तक के लिए प्यारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।